ओम शांति स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हिंदी की कक्षा में फिर से हम पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला। ये आपके पास बुक है सभी बच्चों के पास। इसका जो पाठ 2 है वर्ण और वर्णमाला, हम इसी को डिस्कस करेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको वर्ण विच्छेद सिखाया था। वर्ण विच्छेद की आगे हम और एक्सरसाइज अभ्यास आपको देंगे। उससे पहले आज हम बातचीत करेंगे वर्णमाला के बारे में। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, जो भी हम कार्य अब बोर्ड पे मैं करूंगी, ठीक है, जो कार्य वो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नहीं लिखना है। यह कार्य केवल आपके समझने के लिए है। जो भी आपको कार्य करना है वो आपको वीडियो के अंत में बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको ध्यान से समझिए। तो ये है हमारी वर्णमाला। वर्णमाला में दोनों चीजें आती हैं। ये देखिए, आपने पढ़ा था स्वर, अ आ इ ई, ये हमारे स्वर होते हैं। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और ये होते हैं हमारे व्यंजन। दोनों को मिलाकर ही वर्ण बनता है। ठीक है बच्चों, दोनों को मिला के वर्ण। अब आइए, अब हम इनके आगे भेद जानते हैं। इतना आपको पता चला, ये पूरी वर्णमाला है। अब वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, स्वर और ये व्यंजन। ठीक है, तो अब स्वर के भी 2 भाग होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में कम समय लगता है, जैसे कि अ और इ और री, ये होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर। इनको बोलने में हमें कम समय लगता है। और बाकी होते हैं हमारे दीर्घ स्वर, जिनको बोलने में हमें ज्यादा समय लगता है, जैसे आ, ई, ऊ, ऊ। ठीक है, और सॉरी, ये भी हमारा ह्रस्व स्वर है। ठीक है, ये है उ, इसको बोलने में कम समय लगता है। और ये ऊ, ए, औ, औ, ये होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। और ये ग्रीन वाले आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इनको हम स्वर में लिखते तो हैं, लेकिन ये स्वर नहीं होते। ये होते हैं हमारे आयोगवाह, जिनका उच्चारण पंचम स्वर में किया जाता है, मतलब नासिका से किया जाता है। और इनको हमने संस्कृत भाषा से लिया है, क्योंकि हमारी हिंदी में कुछ शब्द हम आयोगवाह के उच्चारण से यूज में लाते हैं, जैसे प्रातःकाल, नमः शिवाय, नमः। तो ये जो शब्द हमारे संस्कृत के हैं, तो इसीलिए हम इन शब्दों को स्वर में लिख देते हैं, इन वर्णों को। लेकिन ये आयोगवाह होते हैं, जिनको नासिका से इनका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया। वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को 2 भागों में बांटा, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं जिनको हम जल्दी से बोल देते हैं, देर तक नहीं बोलते, जैसे अ, इ, उ और री। अब बाकी जो सारे हैं हमारे दीर्घ स्वर है, उनको हम देर तक बोलते हैं। अब आइए हमारे व्यंजन। ये हैं आपके व्यंजन। व्यंजन को भी हमने कितने भागों में बांटा है? ये देखिए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और आपका आयोगवाह ये भी व्यंजनों में ही हमसे काउंट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। देखिए, ये जो हमारी लाइन होती है पूरी, इसको हम कहते हैं क वर्ग। क्या बोलते हैं? क वर्ग, क्योंकि ये का की लाइन है। ये चा की लाइन है, इसे चा वर्ग बोलेंगे। तो जो का की लाइन है, का, खा, गा, गा, अंगा, इसको हम बोलते हैं, ये सारे ही स्पर्श हैं। जो ब्लैक कलर से मैंने लिखे हैं सब स्पर्श व्यंजन है, लेकिन इनका जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है, गले से। बोल के देखिए आप, क, यहाँ पे आवाज आती है, ख, सबके लिए ग। जब भी हम इनका उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, हमारे गले से आवाज आएगी यहाँ से। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको स्पर्श व्यंजन है। इनको स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी हम इन्हें बोलते हैं तो हमारे मुख के किसी ना किसी पार्ट को, भाग को ये छूते हैं, टच करते हैं। टच करने का मतलब स्पर्श होता है। ठीक है, तो किसी ना किसी भाग को ये छूते हैं, इसलिए हम इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये छूते हैं क वर्ग। क वर्ग मतलब क की लाइन, कंठ को। अब आइए ये च, छ, इनको बोल के लिखेंगे च। तो ये तालु को छूते हैं। तालु क्या होता है? जो हमारे जीभ के ऊपर का हिस्सा होता है, जो हमारी टंग होती है उसके ऊपर का हिस्सा तालु कहलाता है। जब भी हम छ, तो देखेंगे जब आप छ बोल रहे हैं तो आपकी जो जीभ है वो ऊपर तालु को टच करती है। ज, झा बोल के देखिए, जीभ ऊपर टच करेगी। ठीक है, ये सारे जो हैं तालु वाले होते हैं, ऊपर बोले जाते हैं, इसीलिए इनको
तालु वाले स्पर्श व्यंजन कहा जाता है च वर्ग को। अब आइए ट पर, ये जो पर ट ठ ड ढ ण ये मूर्धन्य होते हैं। मूर्धन्य यानी और तालु के पीछे का भाग, ठीक है। ये समझ लीजिए हमारी टंग है, टंग के ऊपर का भाग तालु होता है, उससे पीछे चले जाओ तो ये मूर्धन्य होता है। अब हम टा बोलेंगे तो और पीछे से आवाज आएगी टो, देखो यहाँ से आएगी। वो ऊपर से बोलते हैं चा को, लेकिन टा बोलने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ठ ड ढ इनको बोलने के लिए पीछे जाने से मूर्धन्य होते हैं। कौन से? पूरी की पूरी टा वाली लाइन, ट वर्ग, ठीक है बच्चों। अब आएंगे हम दंत। ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं, सारे के सारे कहीं ना कहीं छूते हैं, तो ये ता वाली लाइन है, इसे बोलते हैं ता वर्ग। तो त थ द ध न इन सभी को बोलने के लिए हमें अपनी जीभ को दांत से टच कराना पड़ता है। जो हमारे नीचे वाले दांत हैं इनसे हम जीभ को टच कराते हैं, तब हम ता वर्ड बोल पाते हैं। ता वर्ण को त थ द बोल के देखिए, ध न बोलने के लिए हमें साइड वाले दांतों से जीभ को अपनी टच कराना पड़ता है। अब आइए ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है होठ। अब ये जो प वर्ग है, प वाली लाइन है, इसको बोलने के लिए हमें होठों को छूना पड़ता है। जैसे देखिए प, हमें होठों को ज्वाइन करना पड़ा, फ ब भ और म, सभी को बोलने के लिए हमें होठों को आपस में मिलाना पड़ा। इतना समझ आया बच्चों? ये है हमारे सारे स्पर्श व्यंजन। ये कंठ से आवाज आती है, ये तालु से टच करके आवाज आती है जब जीभ को टच करते हैं, और ये मूर्धन्य तालु से पीछे, दंत वाले दांत को टच करके, और ओष्ठ वाले होठों को टच करके, ठीक है। अब आपके य र ल व ये अंतस्थ हैं। अंतस्थ मीन्स और गले के पीछे पहुंच जाइए, बिल्कुल पीछे। यो बोलने के लिए य बोलो, यो, तो ये को बिल्कुल नीचे से आवाज आती है, ठीक है। रा बोलेंगे तब भी पीछे से आवाज आएगी, ल भी। अब आएंगे व को भी, ये भी सारे अंतस्थ हैं। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने के लिए हम ज्यादा हवा निकालते हैं और हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। जब हम गर्म हवा निकालेंगे श, तो हमारे मुख से आवाज निकलती है साथ में गर्म हवा, इसीलिए ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि ये हमारे मुख में गर्मी पैदा करते हैं। जब हम इन्हें, इनके शब्द होते हैं जैसे शशि, तो हमारे मुख से गर्म हवा निकलेगी। सहसा, हवा ज्यादा निकलेगी। हा में तो और ही हवा निकल रही है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना। तो क्षत्रिय, त्रिशूल, क्षत्रिय में आपको पता है का और श षटकोण जुड़ा रहता है, ठीक है। त्रिशूल में त और र जुड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार ये जो है आपका ज्ञ ज्ञानी, इसको बनाने के लिए हमें य और ज या ज्ञ, तब जाके आपका ज्ञ ज्ञानी बनता है। ज्ञ बोलते हैं इसलिए। अब आपका जो श है, इसके लिए हमें श और र जोड़ना पड़ता है। ये श और ये र की आवाज आती है, ये इन दोनों को जोड़ेंगे तब जाके आपका श बनेगा। जब सारी चीजें जुड़ी हुई होती है इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। अब ये है आपका ड़ और ढ, ये हमारे अतिरिक्त वर्ण हैं जो इस वर्णमाला में नहीं होते, लेकिन हम इन्हें प्रयोग करते हैं। आप सोचते हैं कि ये वाला जो वर्ण है ये वाला है, नहीं, ये खाली है, ये अंग है, इसके साइड में विसर्ग लगा हुआ है, इससे कोई शब्द नहीं बनता, ये खाली होता है, सिर्फ साउंड के लिए होता है संस्कृत भाषा में। लेकिन ये वाला जो है ये ड़ा है, इसके नीचे बिंदी लगी है तो ड़ा, ये वाला है, ये देखिए यहाँ पे है ना ये वाला, ये दोनों एक हैं। अगर इसके नीचे बिंदी नहीं है, अनुस्वार ये नहीं लगी है, तो ये डमरू है। अब बिंदी लग गई तो ये ड़ा है, जैसे पढ़ना, गिर पड़ा। अब ये भी देखिए, ये और ये दोनों एक हैं। ये ढ से ढक्कन है और ये है ढ़, जैसे पढ़ना, चढ़ना। ये ढ और ये ढ, ढ बोल के देखिएगा अंदर, ढ और ढ। तो ये अतिरिक्त व्यंजन है जिनका हम प्रयोग करते हैं। अब आया हुआ ये अंगूर अनुनासिक, जिसका प्रयोग हमने आपको सिखाया था, और ये विसर्ग है, इसको विसर्ग बोलते हैं। ये जो मात्रा होती है नमः, इसकी जो आवाज आती है हा में, नमः हा में आती है, ठीक है। और ये है आपका अनुनासिक, ये नासिका से बोला जाता है, ना, गांव, चांद, नासिका से, ये इसीलिए इनको आयोगवा कहते हैं। अब ये सुनिए कि हमारे जो ये व्यंजन होते हैं ये इनकी सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से। कोई भी व्यंजन बिना
स्वरों के नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए स्वरों को क्या बोलते हैं? सहायता देने वाले, और व्यंजन को क्या बोलते हैं? सहायता लेने वाले। अगर मैं का को ही बोलूंगी केवल, देखिए तो मैंने साथ में क्या बोला? क, तो ये वाला आ इसके संग जुड़ जाता है, ठीक है ना, तभी तो ये का पूरा बनता है। अगर मैं इसमें से आ हटा दूं तो ये आधा हो जाता है क, फिर आ नहीं बोला क। इसी प्रकार अगर मैं का के साथ में ई लगा दूं ये तो की, ठीक है। तो यानी कि कोई भी व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए ये सहायता लेने वाले और ये सहायता देने वाले। इतना आपको समझ आया? अब आप आइए एक्सरसाइज जो आपको करनी है, ये आपको पाठ दोबारा से पढ़ लेंगे ठीक प्रकार से, ठीक है। अब आप एक्सरसाइज नोट करिए, पेज नंबर 32 और 33 आपको करना है। वर्ण किसे कहते हैं? सुन के आप लिखेंगे, वर्ण है जिस मूल ध्वनि के और टुकड़े न किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं, ठीक है। वर्ण ये है, अब हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है, इसको और नहीं तोड़ सकते हैं, वो हमारे वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के भेद लिखिए। वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं, एक सहायता देने वाले स्वर और एक सहायता लेने वाले व्यंजन। प्रश्न ग, व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोलने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। ये जो व्यंजन है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं ना, इसीलिए क्या लिखेंगे? स्वरों की सहायता से बोले गए वर्ण, ये वर्ण है, वर्ण तो ये भी है, लेकिन स्वरों की सहायता से बोले गए वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब आइए घ प्रश्न, हिंदी वर्णमाला के स्वर तथा व्यंजनों को अलग अलग लिखिए। तो आप स्वर लिखेंगे और फिर लिखेंगे अ ई, और व्यंजन लिखेंगे क ख ग घ ड़। बस एक लाइन लिख देंगे, क्योंकि सारी पूरी वर्णमाला लिखने की आवश्यकता नहीं है। ड़ में कौन से वर्ण आयोगवाह होते हैं? आयोगवाह वही अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक, ये आयोगवाह होते हैं। अब आइए च में अंतस्थ तथा ऊष्म व्यंजनों को लिखिए। अंतस्थ कौन से होते हैं? य ल और ऊष्म होते हैं श श स ह, ठीक है। सही मिलान कीजिए। अब आपको ये मैचिंग करनी है खुद से, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर मिलाइए। फिर है उपयुक्त खाली स्थान, ये खाली स्थान आपको भरने हैं। का वर्ग के स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? कंठ होता है। ख में देखिए प वर्ग के स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान होठ होता है, ओष्ठ। मूर्धन्य व्यंजनों का वर्ग कौन सा होता है? मूर्धन्य व्यंजनों का वर्ग कौन सा है? ये वाला है आपका ट वर्ग। क्या लिखेंगे वहां पर? ट वर्ग है। बिना हलंत वाले जो वर्ण हैं वो सहायता देने वाले कहलाते हैं। जो बिना हलंत वाले होते हैं, ठीक है, वो सहायता देने, हलंत इनमें नहीं होता ना, तो ये सहायता देने वाले यानी स्वर कहलाते हैं, ठीक है। हलंत तो इनमें लगता है, इनमें नहीं लगता। अब आइए राइट रॉन्ग, ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं, करेक्ट। श श स ह अंतस्थ व्यंजन है, गलत। ये अंतस्थ व्यंजन तो ये वाले होते हैं, यार अलावा श श स नहीं है, गलत है ये। लास्ट है स्वरों को बोलते समय वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर आती है। स्वरों को जब हम बोलते हैं तो क्या जो हवा आती है मुंह से वो लगातार आती है या रुक रुक के आती है? ये देखते हैं बोल के, ऊ देखो लगातार आ रही है, ई, ठीक है, ए, तो ये गलत है। हवा रुक रुक के नहीं आती, लगातार आती है। हवा रुक के कहाँ आती है? ठ, ढ, छ, इनमें रुक रुक के आती है, ठीक है। तो ये आपने आज का अभ्यास आपका पेज नंबर 32 और 33 आपको करना है।